गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आधुनिक इतिहास में आगे चलते हैं। ठीक है, हमने आधुनिक इतिहास में इससे पहले आपको 1764 के बक्सर के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में बताया था और उससे अवगत कराया था आपको। ठीक है, आज उसी के समय थोड़ा सा एक और युद्ध हो रहा था दक्षिण भारत की साइड में। एक और युद्ध हो रहा था। जो अंग्रेज थे वो उत्तर साइड में तो अपना शासन बंगाल पे तो अधिपत्य जमा ही लेते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी वो शिवाजी वगैरह जो होते हैं उनको अपना आधिपत्य जमाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं अंग्रेज काफी कमजोर होते हैं। तो दक्षिण भारत में जो इतिहास है कहाँ से मतलब कब वो दक्षिण भारत को पूरी तरह से अपने मतलब गुलाम बनाते हैं, ठीक है, शिवाजी वगैरह से फिर कब वो युद्ध लड़ते हैं उसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास में मैसूर युद्ध के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैसूर क्या है, मैसूर के विषय में हम जानेंगे। थोड़ा सा हम दक्षिण भारत की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं बक्सर के युद्ध के बाद आएंगे। ठीक है, कहानी को वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन पहले हम दक्षिण भारत के युद्ध की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम आज आपको बताने जा रहे हैं वड्यार या मैसूर वंश। मैसूर वंश कहाँ का शासक था या मैसूर वंश कहाँ पर था? तो मैसूर कर्नाटक में था। भारत का जो मालाबार तट होता है, ठीक है, गोवा से मालाबार तट आपको बता दें तो मालाबार तट क्या है कि मालाबार तट आपका गोवा से लेकर, ठीक है, कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, जो हिस्सा होता है, पहले हम यहाँ मैसूर युद्ध मैसूर की बात करते हैं। तो मैसूर मैसूर वंश का जो शासक था वो कौन था? मैसूर मतलब कर्नाटक, बात समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मैसूर क्या कहाँ है। तो मैसूर कहाँ है भैया? कर्नाटक में है आपके। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, तो मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैसूर का शासक कौन था। ठीक है, अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो मैसूर का जो शासक था, पहले तो वड्यार वंश का शासक था। मैसूर में किसका शासन था? मैसूर में मैसूर में वड्यार वंश का शासन था, का शासन था। और यहाँ का मैसूर का, ठीक है, 18वीं शताब्दी में मैसूर का जो शासक था वो कौन था? तो वो आपका था चीकू। ठीक है, चिक्का कहते हैं उसको। ठीक है, कौन था? चिक्का। अब वड्यार या मैसूर, ठीक है, मैसूरी का शासक चिक्का था। कौन था? चिक्का था उस समय। मैसूर वंश का जो शासक था वो कौन था? चिक्का था। चिक्का वहां का शासक तो जरूर था, लेकिन जो वहां का शासन होता है वो चिक्का नहीं चलाता है। मतलब शासक था, राजा था, लेकिन ये चलाता नहीं है। वहां का जो मैसूर का जो शासन होता है, इसके दो मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? इसके दो मंत्री होते हैं, और वो मंत्री जो होते हैं वो मंत्री देवराज और नंजराज। ठीक है, देवराज और नंजराज वही दोनों क्या करते हैं? शासन चलाते हैं मैसूर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैसूर के इसके दो मंत्री कौन थे। ठीक है, इसका जो शासन मैसूर पर था 1734 से लेकर 1776 तक रहता है। ठीक है, 1734 से लेकर इसका शासन, पहले तो आप इसका शासन का टाइम लिख लीजिए। इसका जो शासन होता है, शासन 1734 से लेकर 1776 तक रहता है। ठीक है, सिक्का का जो शासन है 1734 से 1776 तक रहता है। लेकिन सबसे पहली बात है, हमने आपको बताया इसका शासन इसके दो मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? वास्तविक शासन जो होते हैं इसके दो मंत्री करते हैं, दो मंत्री करते हैं। नाम का ये शासक होता है लेकिन करता नहीं है भैया। ठीक है, और वो दो मंत्री कौन कौन से होते हैं इसके?
एक नंजराज होता है और एक एक आपका क्या होता है, देवराज होता है, ठीक है। देवराज और नंजराज। नंजराज क्या होते हैं, इसके मंत्री होते हैं, ठीक है। और वास्तविक जो शासन होता है यही करते हैं, मतलब वास्तविक जो सत्ता संभालते हैं यही दो मंत्री इसके करते हैं। ये बस नाम मात्र का क्या था, शासक था। अब हम बात करते हैं थोड़ा मैसूर की राजधानी, जो मैसूर की राजधानी थी वो कहाँ पर थी, ठीक है। मैसूर की राजधानी से पहले हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। जब देवराज और नंजराज शासन करते हैं तो और मैसूर अपनी वास्तविक शक्ति इसकी कब आती, मैसूर जो जगह है उसकी जो वास्तविक अधिपत्य होता है या वहां मतलब इतिहास में इसका नाम सबसे पहले, इसका शासन सबसे पहले कौन ऐसा है कि जो इसको काफी प्रचलित करता है वहां पे, ठीक है। तो दो लोग होते हैं यहाँ पर, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, ठीक है। 18वीं शताब्दी में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, ठीक है। हैदर अली, अभी हम छोटा सा परिचय पढ़ रहे हैं इसका। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान। नेतृत्व करते, आगे क्या होता है, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान इस राज्य का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं और शक्ति को वापस क्या करते हैं, लेकर आते हैं। मालाबार तट, अभी मैंने बताया मालाबार तट, मालाबार तट क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो गोवा का हिस्सा है, यहाँ गोवा का हिस्सा है, ठीक है। और गोवा के बाद इधर जब आएंगे तो यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक। यहाँ का जो हिस्सा है इसको आप क्या कहते हैं, मालाबार तट। इधर का जो हिस्सा है इसी को आप क्या कहते हैं, मालाबार तट, मालाबार तट। और इधर जो महाराष्ट्र साइड जाएंगे आप, वो क्या है, कोकण तट। तो मालाबार तट आपको पता होना चाहिए कि किसका है। मालाबार तट का मतलब भारत का किनारे का जो हिस्सा है, कर्नाटक वगैरह का जो हिस्सा है, गोवा का जो हिस्सा है, केरल का जो हिस्सा है, उसको आप क्या कहते हो, मालाबार तट कहते हो, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पर मालाबार तट के विषय में बता दिए, ठीक। आगे हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा। अब बात आती है कि मालाबार तट हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के नियंत्रण में था। जब यहाँ पर इन्होंने इसको नेतृत्व को संभाला तो जो मालाबार तट आपका पूरा था वो किसके नियंत्रण में था, मालाबार तट, मालाबार तट हैदर अली अली और टिप्पू सुल्तान सुल्तान के नियंत्रण में था। में हाँ, यहाँ लिखिए बाद में, मतलब के बाद में क्या करते हैं, देवराज और नंजराज के बाद इनका जो नेतृत्व होता है कौन करता है, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। और जब हैदर अली और टिप्पू सुल्तान इसका नेतृत्व करते हैं तब ये अपनी शक्ति के, मैसूर जो होता है अपनी शक्ति के अस्तित्व में क्या करता है, आता है। इसकी शक्तियां, मैसूर की जो शक्तियां हैं ये दो राजा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये जो हैदर अली, अभी हम हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, हैदर अली ने सीधे अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ा था और उसके बाद हैदर अली मराठा शिवाजी वगैरह से भी काफी युद्ध क्या किया था, लड़ा था, ठीक है। तो ये दो जो राजा हैं, मैसूर की जो शक्ति होती है उसको क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हम हैदर अली का उदय, हैदर अली कैसे आते हैं। अब हम यहाँ पर पहले पहले किसको पढ़ेंगे, हैदर अली के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें।
ठीक है, ठीक है। हैदर अली, यहाँ हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे चले तो हम सबसे पहले हैदर अली का उदय पढ़ेंगे। हैदर अली आता कैसे है, ठीक है। हैदर अली का उदय, ठीक। सबसे पहले हमने आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताया, ठीक है। मैसूर का इतिहास जब बताया तो हैदर अली से पहले किसका शासन था मैसूर पर? तो हैदर अली से दो मंत्रियों, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान से पहले मैसूर पर दो मंत्रियों का शासन था, ठीक है। एक नंजराज का शासन था और एक देवराज का शासन था। तो नंजराज क्या करता है, जब नंजराज शासक रहता है 1749 में, हैदर अली को क्या करता है, ये सैनिक का पद देता है अपने क्षेत्र में। ये हैदर अली जो होता है नंजराज के शासन में कार्य कर रहा होता है। तो नंजराज 1749 ईस्वी में हैदर अली को सैनिक बनाता है। नंजराज नंजराज हैदर अली, हैदर अली को वो सैनिक का पद देता है। किसका? सैनिक का पद देता है, ठीक है। अब जब हैदर अली को सैनिक का पद देता है और कुछ समय बाद ये फौजदारी नियुक्त कर देता है कर्नाटक का, हैदर अली को ये, इसको सबसे बड़ा मतलब नंजराज इसके ऊपर काफी यकीन करने लगा था। बाद में ये क्या करता है, इसी की शक्ति को खत्म करके खुद वहां का क्या करता है, शासक बन जाता है। तो यहाँ हम हैदर अली की बात जो कर रहे हैं, ये सैनिक बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय में 1755 ईस्वी में क्या करता है, ये फौजदारी मामला देखने लगता है, मतलब वहां का फौजदारी पद ले लेता है, ठीक है। और डीडी गुल का, ठीक। आगे देखते हैं हम। 1755 में हैदर 1755 में हैदर अली को डीडी गुल, डीडी गुल कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। डीडी गुल कहाँ है? तमिलनाडु में। बना देता है, ठीक है, पद दे देता है, ठीक। और ये कब होता है? तो 1749 में होता है, ठीक है। ये वाला जो घटना होता है ये 1749 में सैनिक का पद देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैसूर की जो राजधानी थी ना, श्रीरंगपट्टनम, कहाँ पर थी मैसूर की राजधानी? तो मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और यहाँ पर हैदर अली की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। अब हैदर अली की जब शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, ऊपर से मैसूर पे मराठों का आक्रमण का खतरा भी क्या हो रहा था, उधर बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो जब मैसूर पर मराठों के आक्रमण का खतरा इधर बढ़ता चला जाता है, मैसूर पर
मराठों के आक्रमण का खतरा ठीक है। मैसूर पर मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ता चला जाता है, और जब बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो होता है हैदर अली, इनको समाप्त करने के लिए या इनको रोकने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है, कारखानों का निर्माण करता है, और उस कारखाने में क्या करता है, हथियार रखे जाते हैं। तो ठीक है, हथियारों का एक कारखाना क्या करता है, ये निर्माण करता है, और हथियारों का जो कारखाना निर्माण करता है वो डीडीगुल में करता है। डीडीगुल कहाँ है भैया, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हैदर अली, ठीक है, हैदर अली एक काम करता है। हैदर अली, हैदर अली क्यों करता है, क्योंकि अब जो है कि इनका जो समय था, इनका जो शासन था, ये काफी कमजोर हो चुका था, और ये राजा के पद से हट चुके थे, और जो भी वहां का कार्यभार था, प्रशासनिक कार्य या नैतिक तौर से जो कार्य होता है या आक्रामक कार्य जो भी होता है, रणनीति, अब हैदर अली के हाथों में क्या हुआ था, आ गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वो क्या करता है, हैदर अली कारखाने का निर्माण करता है। ठीक है, हैदर अली कहाँ पर, सॉरी, डीडी गुल में, डीडी गुल में कारखाने का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, और उस कारखाने में क्या रखे जाते हैं, तो उस कारखाने में हथियार रखे जाते थे। ठीक है, दूसरी तब मराठा जो था मैसूर की तरफ तब भी बढ़ता चला आ रहा था। ठीक है, मराठा क्या था, तब भी बढ़ता चला आ रहा था। ठीक है, इधर क्या था, एक तरफ से मराठा बढ़ते चले आ रहे थे, और उधर क्या हुआ था, मैसूर में एक अलग से चीजें चल रही थी। मतलब यहाँ पर ये जो राजा है नंजराज, इसकी जो शक्ति थी, इसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, और नंजराज को करीब 1761 में हटाकर, इसको 1761 में हटाकर 1761 में हैदर अली, हैदर अली मैसूर का शासन अपने हाथ में ले लेता है। का शासन अपने हाथ में ले लेता है, मतलब इनकी जो शक्ति थी समाप्त हो चुकी थी। लेता है। ठीक है, अब जब इसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी नंजराज की, और हैदर अली क्या करता है, मैसूर पे पूरा अपना अधिकार कर लेता है, तो नंजराज की तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। फिलहाल वो दो मंत्री थे। ठीक है, अब यहाँ पर हैदर अली पूरा कंट्रोल करने लगता है, पूरी शक्ति कंट्रोल करने लगता है। अब हैदर अली अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है। अब कूटनीति का जब इस्तेमाल करता है वो, तो अपनी कूटनीति से वो 1761 से 1763 में बल्लापुर, ठीक है, तेरा, बेल्लूर, इन सब पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, हैदर अली जब शासन करता है तो ये 1761 से और 1763 तक, ठीक है, हैदर अली कूटनीति से, कूटनीति से क्या, कूटनीति से, एक मिनट, तेरा, बेदनूर, बल्लापुर, ठीक है, बल्लापुर, बल्लापुर, तेरा, बेदनूर,
और आपका एक और कौन सा जगह है, तो फोरकोट, ठीक है, वो हथिया लिया, ठीक है, आदि स्थानों को इसने क्या किया, हथिया लिया। वो हथिया लिया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कई जगह को कूटनीति से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसको अपने साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब मराठे आगे बढ़ रहे थे तो मराठा के एक शासक थे माधवराव कौन थे, माधवराव। तो माधवराव क्या करते, मैसूर पर हमला बोल देते, क्या करते हैं, मैसूर पर हमला बोल देते हैं। और मैसूर पे जब वो हमला बोलते हैं तो मैसूर को जो हैदर अली होता है उसको 1764 और 1766 और 1771 में लगातार क्या करते हैं, उसको परास्त करते हैं, ठीक है। इसी दौरान अगर यहां पर देखें तो इसी दौरान क्या होते हैं, माधवराव माधवराव मैसूर पर हमला करते हैं, करते हैं। और हैदर अली को अली को 1764, 1766 और 1771 में क्या करते हैं, परास्त करते हैं, परास्त करते हैं। हैदर अली 3 बार इनसे क्या होता है, परास्त होता है। हैदर अली की कहीं ना कहीं शक्तियां कमजोर हो चुकी होती हैं, लेकिन वो मौके का इंतजार कर रहा होता है और उसको मौका 1 साल बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं, 1 साल बाद मिल भी जाता है। क्यों, उसका कारण है कि 1772 में माधवराव जो मराठा के उस समय शासक थे, माधवराव उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1700 वहां से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 1772 में क्या होता है, माधवराव की मृत्यु हो जाती है, माधवराव की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। माधवराव कौन थे, ये मराठा शासक थे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये माधवराव थे कौन। तो यहाँ पर माधवराव की बात करें तो मराठा शासक थे, ठीक है ना। कौन थे, तो मराठा शासक थे, आप इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये युद्ध आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कई बार पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे युद्ध ही, तो आप इतना जरूर ध्यान रखें, ठीक है। माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है तो हैदर अली क्या करता है, उन पर फिर आक्रमण करता है, ठीक है। मराठों पे कई बार आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद, ठीक है, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद के बाद हैदर अली मराठों पर आक्रमण कर कई स्थानों को क्या करता है, जीत लेता है, लेता है। कई स्थानों को जीतता है। हैदर अली मौके का भरपूर फायदा उठाता है। 1772 में माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु का वो जब फायदा उठाता है, तो जब युद्ध करता है तो सिर्फ वो नए स्थानों को नहीं जीतता है, नए स्थानों को जीतने के साथ साथ वो जो उसके पुराने स्थान, जब वो मराठा युद्ध लड़े हुए थे, माधवराव ने जब उस पर आक्रमण किया था,
और 1764, 66 और 71 में, ठीक है, ये तीन 1764, 66, 71 में माधवराव जब उसको हराता है तो इसके कई स्थानों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, हैदर अली के स्थानों पर माधवराव। लेकिन माधवराव जैसे ही मरता है और यह क्या करता है कि आक्रमण करके कई स्थानों को तो जीतता ही जीतता है और अपने जो गए हुए स्थान इस युद्ध में रहते हैं उसको भी पुनः क्या कर लेता है, अपने हक में कर लेता है, उसको भी वापस अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो हैदर अली की शक्तियों का ऐसे क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।